हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 यानी एल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ रहे हैं हम लोग। और एल्कोहल ईथर फिनॉल में एल्कोहल ख़त्म हो चुका है। एल्कोहल के बाद ईथर्स का भी एक लेक्चर आ चुका है। फिनॉल भी ख़त्म हो चुका है, फिनॉल ख़त्म हो चुका है और ईथर्स का भी एक लेक्चर आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने ईथर्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स पढ़े थे। ये यूनिट 2 का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हम लोग ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। देखो ईथर्स क्या होते हैं। बेसिकली ईथर्स में R, O और इधर की तरफ ये R डैश ले लिया। अगर सिमेट्रिकल ईथर होगा तो ये दोनों जो हाइड्रोकार्बन पार्ट हैं वो सेम होंगे, और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो अलग अलग होंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज को भी हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमने जो पहली प्रॉपर्टी हम लेने जा रहे हैं वो है ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर। तो होता ये है बेटा, बेसिक कैरेक्टर में देखो ऑक्सीजन के पास हैं दो लोन पेयर R, O। चलो सीधे ही लिख लेते हैं, वैसे तो एंगुलर होता है स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर हैं। और जो ये एल्काइल ग्रुप्स हैं प्लस I ग्रुप्स, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा रहे होंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है ऑक्सीजन, मतलब इसका प्रोटोनेशन हो सकता है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के अलावा ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और जो लोन पेयर डोनेट कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं लुईस बेस। तो जो ईथर्स होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस एज वेल एज लुईस बेस दोनों की तरह काम करते हैं। तो एक आध प्रॉपर्टी में आपको लिखा देता हूं। पहले आप ये लिखेंगे ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर, और बेसिक कैरेक्टर में ये दिखाइएगा, और फिर एक दो लाइन लिखिएगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एज वेल एज कैन डोनेट लोन पेयर। भाई प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करती है ऑक्सीजन तब तो लोन पेयर देगी ही देगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोटॉन नहीं भी एक्सेप्ट किया तब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर किसी और को भी दिया जा सकता है। तो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करे H पॉजिटिव को लोन पेयर दे तब तो उसको हम कहेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस, और किसी और को दे तो उसको हम कहेंगे लुईस बेस। तो आपने लिखा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एज वेल एज कैन डोनेट लोन पेयर, हेंस ईथर्स कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस एज वेल एज लुईस बेस। तो ये टर्म्स आप लोगों के पढ़े हुए होंगे, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस की तरह भी काम कर सकते हैं ईथर्स, और लुईस बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। मैं एक एक रिएक्शन आपको दिखा देता हूं। एज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस की तरह पहले दिखाते हैं आपको। जैसे ये ईथर हमने लिया R2O, लोन पेयर है। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें H2SO4 से, तो H2SO4 से ये क्या करता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बनेगा R2O, और ये इस पे आ गया ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव क्योंकि इसने प्रोटॉन को ले लिया। और इधर की तरफ क्या बचेगा HSO4, और यहां चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से ये सॉल्ट लाइक कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम कहेंगे डाई एल्काइल
ऑक्सोनियम, इसको हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये कंपाउंड बन जाता है। इसमें ईथर ने काम किया है एज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस। तब हम बात करेंगे एज लुईस बेस। लुईस बेस की तरह अगर हमें रिएक्शन दिखानी है तो हम इसमें इसको ट्रीट करा सकते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तो आप फेमिलियर हो चुके हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो देखिएगा होता क्या है, ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMG और ये हमने यहां पर लिया X। हालांकि ये जो बॉन्ड्स हमने दिखा दिए ये गलत है, कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं होते हैं, यहां पर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन वो अगर हम नहीं दिखाएंगे तो फिर स्ट्रक्चर सही तरीके से आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन आपको सही से समझ में नहीं आएगी। तो X ले लो, या चलो X से क्या होता है ना, क्रॉस का एक फील आ जाता है। तो चलो हमने हेलोजन को मेंशन कर दिया, Br ले लिया, और ये हमने इधर की तरफ लिया, चलो C2H5 कर लेते हैं इधर, C2H5। ये लिया R2O प्लस लगा दिया, मतलब ये ईथर का एक मॉलिक्यूल है। और ये फिर से हमने लिया OR2, मतलब ये ईथर का एक मॉलिक्यूल है। आफ्टर द कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऐसे दिखाया जाएगा। ये हमने लिया यहां पर C2H5, ये Mg और ये Br। ध्यान दीजिएगा, इनके बीच दिखा दिया बॉन्ड, हालांकि होता नहीं है। R2O ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मैग्नीशियम की तरफ, OR2 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स टाइप का यहां पर बन जाता है। भाई आप लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ ली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, मैंने तो आपको 2 लेक्चर्स पढ़ाए हैं अलग से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। हर जगह आपने देखा होगा कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखते हैं तो एरो के ऊपर ड्राई ईथर जरूर लिखते हैं। एक्चुअली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम फ्रीली नहीं छोड़ सकते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एयर से रिएक्शन कर जाएगा, और एयर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एयर के अलावा पानी से रिएक्शन कर जाएगा, एल्केन बना लेगा। और कोई भी ऐसा कुछ बचा नहीं है जहां पर इसको हम स्टोर कर सके। तो क्या होता है ना, ईथर्स लिए जाते हैं, ईथर्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम डिसॉल्व करके रखते हैं। तो होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर के साथ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक्टिव स्पीसीज है, भाई एक्टिव स्पीसीज क्या होती है, यही तो होगा C2H5 नेगेटिव, उसका भी कोई लॉस नहीं होता है, मतलब कोई बॉन्ड वगैरह ब्रेकिंग नहीं होती है, वो भी किसी से रिएक्ट नहीं करती है। और ये बहुत वीक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहां पर बन जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनने की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर में डिसॉल्व हो जाता है। जब भी हमें कहीं पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत पड़ती है तो हम एज सच इसको ले जाते हैं, और ये बॉन्ड्स वीक होने की वजह से ये ब्रेक हो जाते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो अपनी रिएक्शंस होती हैं वो उनको शो करता है। तो जो ईथर्स होते हैं आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये एज लुईस बेस आपने लिखा, ये रिएक्शन आपने लिखी होगी। फिर आप लिख लीजिएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सॉल्युबल इन ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सॉल्युबल इन ईथर without the reaction of its active species, without the reaction of its active species। एक्टिव स्पीसीज के ब्रैकेट में लिख देना, एक्टिव स्पीसीज क्या होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, R नेगेटिव, विदाउट द रिएक्शन ऑफ इट्स एक्टिव स्पीसीज। हेंस ईथर्स आर वेरी गुड सॉल्वेंट्स फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हम लोगों ने ईथर्स की पहले टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, जो थी ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टी। जो सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टी होगी वो है देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सेकेंड वाली। मार्कर बहुत हल्का चल रहा है भाई।
देखिए जो सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टी है वो है एसएन रिएक्शंस। अब हम ईथर्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एसएन रिएक्शंस देखते हैं एसएन रिएक्शंस को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहली एक रिएक्शन ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, ईथर को ट्रीट कराते हैं, ट्रीटेड विद, हालांकि बेसिक मीडियम में भी हो सकता है H2O H पॉजिटिव। अगर एसिडिक मीडियम में हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से होगी। ये हमने लिया ROR, इस पर चार्ज, देखिए अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस अगर एसिडिक मीडियम में करा रहे हो तो H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव ने क्या किया, इन लोन पेयर्स पे अटैक किया, बनाया ये ऑक्सोनियम आयन, डाई एल्काइल ऑक्सोनियम आयन, ये आ गया H, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब इसके बाद रिएक्शन SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है, जो भी हो। अब जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो अटैक करेगा। अगर हम यहां पर SN2 के अकॉर्डिंग दिखा देते हैं, अगर SN1 होगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के कार्बोकेटायन बन जाएगा। चलो मैं दोनों ही करके दिखा देता हूं। नाउ इसके बाद हमने क्या लिया, अगर SN1 है तो हम दिखा रहे हैं यहां पे आपको, SN1 है तो क्या होगा, ध्यान देना, इफ SN1, अब कंडीशंस हैं उसकी, अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा होगा, टर्शरी बन रहा होगा, बेंजाइल बन रहा होगा, एलाइल बन रहा होगा तो SN1 होगी। अगर SN1 है तो ROR, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और माइनस क्या हो गया, ये ROH बन गया, और ROH बनने के बाद एक R पे क्या आ गया, R पॉजिटिव, कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। फिलहाल यहां का न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर, ये अटैक करेगा। तो अब क्या बनेगा यहां पर, R O के थ्रू बॉन्ड, ये दो H आ गए, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, और फिर ये जो H पॉजिटिव जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता था, ये माइनस H पॉजिटिव हो जाएगा और यहां बन जाएगा ROH। तो दोनों मॉलिक्यूल्स किसके बन गए, एल्कोहल के। अगर रिएक्शन SN2 है, SN2 है तो अभी तो दो स्टेप में कराई थी रिएक्शन, अब एक ही स्टेप में होगी। तो ये ROR, ये H और यहां पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। जो भी न्यूक्लियोफाइल है यहां पर, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH2 है, OH2 है। ध्यान दीजिएगा, जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है उस पे ये लोन पेयर के थ्रू अटैक होगा और एट द सेम टाइम ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो इस तरीके से, यहां जगह नहीं है, आगे दिखाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं रिएक्शन को। देखो बेटा, जब इसने अटैक किया, इस छोटे वाले एल्काइल ग्रुप पे अटैक होगा, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये वाला मॉलिक्यूल तो बन गया ROH, ROH बन गया, प्लस दूसरा क्या बना, दूसरा बना ROHH, और ये चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, माइनस H पॉजिटिव और दूसरा मॉलिक्यूल भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में, इस तरीके से। तो ये तो हो गया हाइड्रोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। एक तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपको बताते हैं, इसकी रिएक्शन जो HI के साथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको हम लोग रब कर लेते हैं और उसके बाद हम जो HI के साथ रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा, SN रिएक्शंस में हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी हाइड्रोलिसिस, सेकंड लेते हैं विद HI।
बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से। HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक रिएक्शन लिख देते हैं, R2OH, ये सिमेट्रिकल ईथर लिया, HI से रिएक्शन कराई हमने, मतलब H पॉजिटिव होगा, I नेगेटिव होगा। तो यहां बनता है एक मॉलिक्यूल का तो एल्कोहल बनता है और एक का बनता है आयोडाइड। अब ये तो सिमेट्रिकल था, तो किसी का एल्कोहल बना दो, किसी का आयोडाइड बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर है, मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में हम फिर किसका आयोडाइड बनाएंगे और किसका एल्कोहल बनाएंगे, ये हमारे सामने समस्या है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत सीधा सा पॉइंट होता है। पॉइंट ये होता है कि व्हेन आइदर ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्शरी है या बेंजाइल है, मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो फिर रिएक्शन होगी SN1, और SN1 होगी तो इंटरमीडिएट होगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कौन सा वाला होगा? जो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब बेंजाइल या फिर टर्शरी वाला। और जो कार्बोकेटायन होगा उसी के साथ कौन जाएगा? I नेगेटिव जाएगा। बात समझ में आ गई? और अगर टर्शरी ग्रुप नहीं है, टर्शरी ग्रुप नहीं है तो फिर रिएक्शन होगी SN2, और SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल यानी I नेगेटिव। I नेगेटिव उस वाले कार्बन पर अटैक करेगा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा है? छोटा है। तो वही लिखिए, पहले आप लाइन लिखिए फिर समझाते हैं रिएक्शन के थ्रू। व्हेन आइदर ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी और बेंजाइल और एलाइल, जहां कार्बोकेटायन स्टेबल बन सकता हो, व्हेन आइदर ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी और बेंजाइल और एलाइल, कॉमा लगा के, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म, कॉमा लगा के, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ब्रैकेट में टर्शरी या बेंजाइल या एलाइल, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ब्रैकेट में टर्शरी, बेंजाइल या एलाइल इज फॉर्म्ड, ब्रैकेट बंद करने के बाद इज फॉर्म्ड, एंड I नेगेटिव लिंक्स विद दैट कार्बोकेटायन। फुल स्टॉप लगा दीजिए, नई लाइन से लिख दीजिएगा। इफ टर्शरी और बेंजाइल और एलाइल ग्रुप is absent, then reaction proceeds through SN2 mechanism and nucleophile, ब्रैकेट में न्यूक्लियोफाइल है कौन? न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल यानी I नेगेटिव will attack on smaller हाइड्रोकार्बन पार्ट। बताते हैं आपको। सपोज दैट पहले तो हम ऐसे ही आपको दिखा दें रिएक्शन चलती कैसे है। हमने R2O को लिया, सबसे पहले तो होता है प्रोटोनेशन। जो H पॉजिटिव होगा वो कहां से आएगा? HI से आएगा। ये हम आपको मैकेनिज्म ही बता रहे हैं यहां से। यहां आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं अपनी, मैकेनिज्म। तो इसका प्रोटोनेशन होगा ईथर का, मतलब ये तो बनना ही बनना है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। R2O ये आ गया, O पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव, मतलब ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। तब देखिए, इफ SN1, अगर SN1 हुई तो SN1 तभी तो होगी जब कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा होगा? टर्शरी। जैसे मान लो हमने लिया CH3 होल थ्राइस C, और ये O हो गया, ये वाला, ये एक इसके साथ H हो गया, और एक हमने छोटा सा ग्रुप ले लिया मिथाइल, और O पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ध्यान दें, हमने कहा था कि ये SN1 तभी होगी जब एक तरफ कौन सा ग्रुप आएगा? टर्शरी आएगा। तो ये देखो टर्शरी है, टर्शरी है, तो फिर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया। ये बॉन्ड टूटने से ये क्या बना? CH3OH, ये बना दिया हमने। कहाँ लिखें? थोड़ी जगह यहां पर मिल जाए, ये हमने इधर दिखा दिया CH3। तो माइनस क्या हो गया? CH3OH, और पहला स्टेप ही हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप। कार्बोकेटायन कौन सा बना? CH3 होल थ्राइस C,
और इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब इसी पे अटैक कर जाएगा I नेगेटिव। I नेगेटिव जब अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3 होल थ्राइस C, और ये इसके साथ आ गया आयोडीन, राइट। तो इस तरीके से अगर इफ SN2, अगर SN2 होती है तो SN2 तभी होगी जब कोई टर्शरी एल्काइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमने क्या किया भैया, यहां पर ये एक ग्रुप तो ले लिया इथाइल CH3CH2, ये रहा ऑक्सीजन, ये एक तरफ तो है H पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ हमने ग्रुप ले लिया मिथाइल, ठीक है भाई। और जब कोई भी टर्शरी एल्काइल ग्रुप नहीं है तो ऐसे केस में अब I नेगेटिव जो SN2 होगी मैकेनिज्म, यहां I नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, I नेगेटिव अटैक करेगा, ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, ये छोटा, छोटे पे अटैक करेगा, यहां पे ये ऐसे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएंगे। तो जो आयोडाइड बना वो किसका बना, CH3I, और जो एल्कोहल बना वो किसका बना, CH3CH2OH, इस वाले का एल्कोहल बन गया। तो ये सब आपको करा के तो देखना नहीं है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली ही करना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे कैसे आप, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कुछ रिएक्शंस यहां पर दी गई, रिएक्शंस में हमने ऐसे ले लिया CH3 ठीक है, और ये OCH3 CH2CH3। बेटा जी इसको हमने ट्रीट किया HI से, और आपसे हम प्रोडक्ट जानना चाहते हैं। एक तो ये हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा हमने लिया ये हमने यहां पर जो ग्रुप लिया वो इस तरीके से, ये CH2 है, ये O है और ये CH3 है। इसको फिर से हमने ट्रीट किया किसके साथ, HI के साथ। तीसरा, इस बार हमने यहां पर फिनाइल ग्रुप लिया, OCH3 लिया, और हमने इसको ट्रीट किया HI के साथ। चौथा हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, फिर से हमने ट्रीट किया HI के साथ। फिफ्थ हमने ले लिया यहां पर दोनों तरफ बेंजीन रिंग को लिया और HI से रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट आपको बताना है। सिक्स्थ हमने लिया, एक तरफ हमने बेंजीन रिंग ली और एक तरफ हमने CH डबल बॉन्ड CH2 लिया और HI से ट्रीट कराया। आपसे हम प्रोडक्ट जानना चाहते हैं। तो चलिए बेटा प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। पहले तो आपको खुद ट्राई करने चाहिए, उसके बाद आपको वीडियो के साथ जुड़ना चाहिए। दिखाते हैं आपको प्रोडक्ट्स। जब आप HI के साथ ट्रीट कर रहे हो, क्या इसमें से कोई भी ग्रुप टर्शरी है? टर्शरी नहीं है, तो SN1 मैकेनिज्म नहीं होगी। SN1 नहीं होगी तो कौन सी होगी? SN2। SN2 होगी तो न्यूक्लियोफाइल यानी I नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ। छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है? ये। तो जो प्रोडक्ट यहां बनेगा वो होगा CH3CH2I और प्लस यहां पर होगा CH3CH, ये हो जाएगा OHCH3। इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, यानी कुल मिला के ये वाला बॉन्ड टूटा यहां पर, सॉरी ये वाला बॉन्ड टूटा। बेटा जी यहां देखो, क्या कोई ग्रुप टर्शरी बिनाइल, टर्शरी एलाइल या बेंजाइल है? यस, ये ग्रुप बेंजाइल है। और अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आए तो कार्बोकेटाइन कैसा होगा? बहुत स्टेबल होगा, है ना। तो यहां SN1 हो जाएगी। यहां जो मैकेनिज्म हुई वो कौन सी हुई? SN2। यहां पर मैकेनिज्म कौन सी हो रही है? SN1। SN1 क्यों हुई? SN1 हुई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजाइल ग्रुप। ये कार्बोकेटाइन बनेगा और जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है वही तो बनता है, और जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसी के साथ जुड़ेगा I। तो बेटा अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो यहां प्रोडक्ट होगा CH2 ये वाला I प्लस यहां ये हो जाएगा CH3OH एल्कोहल। यहां पर ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये वाला बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता। ये ग्रुप बेंजाइल नहीं है, ये ग्रुप फिनाइल है। और आपको याद होगा कि जब कोई जैसे अगर बेंजीन से हेलोजन आ जाए
तो वो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता, डबल बॉन्ड करेक्टर एंड तमाम रीजंस आपको बताए थे। और अगर बेंजीन के साथ ऑक्सीजन आ गया तब भी तो ये लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन में होगा, कॉन्जुगेशन में होगा तो ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? पक्का है बॉन्ड ये टूटेगा। SN1 SN2 के बारे में सोचो ही मत, प्रोडक्ट के बारे में। बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच है O तो उस बॉन्ड को तोड़ना ही नहीं है। बॉन्ड कौन सा तोड़ना है? ये वाला तोड़ना है। तो बॉन्ड अगर ये वाला तोड़ोगे तो ये O है, इसका मतलब एक तो प्रोडक्ट यहां पर फिनॉल होगा, फिनॉल हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट ये क्या होगा? CH3I। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये देखो यहां पर भी क्या है? ये बिनाइल ग्रुप है, ये बिनाइल ग्रुप है तो यहां भी तो रेजोनेंस होगा, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH प्लस CH3I। ध्यान दीजिएगा, इस बारी क्या है? दोनों तरफ बेंजीन रिंग है ऑक्सीजन से, इधर भी डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, इधर भी डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। तो इस टाइप के ईथर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करेंगे। एक तरफ यहां फिनाइल ग्रुप है, एक तरफ बिनाइल है, इधर भी रेजोनेंस है लोन पेयर का, इधर भी रेजोनेंस है, ये ईथर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोडक्ट्स बनाने आ गए होंगे। हाँ, बस एक चीज आपको यहां पर और बतानी है कि अगर HI को आपने एक्सेस में लिया तो लिखिएगा व्हेन HI इज इन एक्सेस, एक नोट आप लिखेंगे, व्हेन HI इज इन एक्सेस। अगर HI एक्सेस में है तो क्या होगा, यहां से बताते हैं आपको। देखो बेटा, अगर HI एक्सेस में है तो ये हमने R2OH लिया, R2OH लिया, HI से रिएक्शन हुई, एक एल्कोहल बना, एक RI बना। और HI अगर एक्सेस में है तो जो एल्कोहल बनेगा उस पर HI फिर से अटैक कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा RI प्लस H2O। ठीक है, ये होगी रिएक्शन। लेकिन ऐसा अगर हो सकता होगा तो अब पता लगा यहां तो फिनॉल बन रहा है, फिनॉल बन रहा है तो HI एक्सेस में भी लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा नहीं, यहां तो OH की जगह आएगा नहीं। तो वो आपको थोड़ा देख लेना है, कॉमन सेंस यूज करना है। तो एक काम करते हैं, दूसरे टाइप की रिएक्शंस जिनका नाम था SN रिएक्शंस, वो हम लोगों ने खत्म कर ली। अब हम तीसरे टाइप की रिएक्शंस पे चलते हैं, इसको रब करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो बेटा थर्ड टाइप की इनकी रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं। C है ड्यू टू हाइड्रोकार्बन पार्ट और ड्यू टू हाइड्रोकार्बन पार्ट में हमें जो रिएक्शन पढ़नी है, जो एनसीईआरटी में हमारे यहाँ दी है, वो है हैलोजिनेशन। ठीक है बेटा, चलो इसी की बात कर लेते हैं। तो बहुत छोटी सी रिएक्शन है, आप 2 लाइनें लिख लीजिए। व्हेन ईथर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद Cl2 in the presence of sunlight at alpha carbon free radical chlorination takes place। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद अभी बता देंगे रिएक्शन, तो ये वैसे भी याद करने वाली है, कुछ समझना है नहीं आपको। इनिशियली अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड एंड व्हेन Cl2 is taken in excess, कॉमा लगा के, all hydrogens are replaced by chlorine। एक ही रिएक्शन दी है एनसीईआरटी में, उसको लिख लेते हैं, ज़्यादा इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है।
रिएक्शन कुछ ऐसी है, एनसीईआरटी में डाई इथाइल ईथर लिया है, CH2O CH2CH3, ये है, ये अल्फा हो गया। अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य भगवान, तो क्या होता है? सबसे पहले अल्फा कार्बन रिप्लेस होगा, -HCl करा दिया हमने, CH3 CH2O CHCl CH3। फिर देखिएगा दूसरे अल्फा हाइड्रोजन पे भी अटैक हो सकता है, Cl2H न्यू -HCl, ये एक अल्फा कार्बन पे हो गया था, दूसरे पे जब होगा तो CH3 CHCl O CHCl और यहां है CH3। अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सारे हाइड्रोजन्स का रिप्लेसमेंट हो जाता है। मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट दिखाया गया है। ये तीनों हाइड्रोजन्स हटा दिए, इसके जो दोनों हाइड्रोजन थे ये हटा दिए, OCCl2 CCl3, इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये तीसरे टाइप की रिएक्शन हो गई थी। चौथी रिएक्शन जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन। बड़ा खतरनाक रिएक्शन है ये। ईथर्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो अपने आप होता रहता है। लिखिएगा, ईथर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज्ड टू हाइड्रोपरऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर। फुल स्टॉप के बाद दीज हाइड्रोपरऑक्साइड्स आर एक्सप्लोजिव एंड पॉइजनस। फुल स्टॉप के बाद फिर लिखें, अ सीरियस एक्सप्लोजन में अकर ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन ऑफ ईथर्स हैविंग दीज हाइड्रोपरऑक्साइड्स। मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। एक तरफ तो हमने ले लिया R O और ये हमने लिया CH2R इस तरीके से, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एयर और सनलाइट। क्या होता है, जो अल्फा कार्बन है क्या बनता है यहां पर, ROCH और ये इस तरीके से OOH, ये R, ये कंपाउंड बन जाता है हाइड्रोपरऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोपरऑक्सी लिंकेज है इसलिए हाइड्रोपरऑक्साइड। बेटा ये एक्सप्लोजिव होता है, अगर थोड़ा सा भी हीट करोगे तो ये एक्सप्लोजन कर देगा। और ईथर्स को जनरली एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो जब ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो, कई बार तो गर्म करने की जरूरत पड़ती है। जब आप हीट करोगे, डिस्टिलेशन करोगे तो ये एक्सप्लोजन कर देगा, सीरियस एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये बताया आपको। अब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि ये ना बने तो इसके लिए लिखो, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोपरऑक्साइड, नंबर 1, ईथर शुड बी फिल्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स ताकि लाइट ना पहुंचे। नंबर 2, इट शुड बी फिल्ड अप टू द ब्रिम, ऊपर तक भरो, एयर ना पहुंचे। तीसरा पॉइंट लिखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ Cu2O, स्मॉल अमाउंट ऑफ Cu2O इज एडेड, Cu2O is added, cuprous oxide, Cu2O is added which acts as negative catalyst for this reaction। इस रिएक्शन के लिए वो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करती है। अब चलो, ईथर बहुत पुराना रखा हुआ है, आपको उस ईथर को यूज करना है, तो आपको पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि इसमें हाइड्रोपरऑक्साइड है तो नहीं। तो हाइड्रोपरऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या करते हैं, नई लाइन से एक नोट लिखिएगा, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोपरऑक्साइड्स कैन बी चेक्ड। कैसे? नंबर 1, बाई एडिंग H2SO4। अगर आप H2SO4 ऐड कर दोगे तो जो हाइड्रोपरऑक्साइड होते हैं तो क्या होगा, ध्यान देना, ईथर
हैविंग हाइड्रोपेरोक्साइड, हैविंग हाइड्रोपेरोक्साइड कैन बी चेक्ड में एक काम करो बेटा, नंबर 1 मत डालो, मैं दोनों रिएक्शंस यहीं पे करा देता हूं। अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई, दो तरफ करा रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 साथ में ही ले लेते हैं। नंबर 1 आप किससे करा सकते हो? H2SO4 से। जब आप H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये H2O2 बनाते हैं, और माइनस क्या होगा? ईथर। ये H2SO4 दिक्कत कर रहा है। सही से लिख देते हैं भाई। देखिए ये हमने लिया H2SO4, H2SO4 का कन्वर्जन हो जाएगा H2O2 में, और जो हाइड्रोपेरोक्साइड है वो कन्वर्ट होगा ईथर में, ईथर माइनस हो जाएगा। जो H2O2 बना है आपको पता है ये खुद ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। अगर इसको हम ट्रीट करें Ki से तो आयोडीन -1 में होता है, ये Ki को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, और I2 को अगर आप ले जाओगे स्टार्च पेपर अगर आप ले जाओगे तो स्टार्च पेपर कैसा हो जाएगा? यहां पर आपको ब्लू कलर मिलेगा। तो कुल मिला के ये सब करने के बाद अगर स्टार्च पेपर लाए और अगर वो ब्लू हो गया, ब्लू होने का मतलब I2 है, I2 होने का मतलब Ki जब I2 में ऑक्सीडाइज हुआ होगा तभी तो I2 आया होगा। I2 होने का मतलब H2O2 है, और H2O2 होने का मतलब क्या है? यहां पर हाइड्रोपेरोक्साइड है जिसने H2SO4 से क्या बनाया? H2O2 बनाया। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम इसको ट्रीट करते हैं Fe फेरस सल्फेट प्लस KCnS से। जब ऐसा करते हैं तो पहली बात तो ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक में, Fe+2 है वहां पर। ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड होगा ये क्या करेगा? ये इसको फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, और खुद हाइड्रोपेरोक्साइड क्या करेगा? ईथर माइनस कर देगा। और ये जो Fe+3 होता है ये KCnS के साथ रिएक्शन करके बनाता है FeCnS का होल थ्राइस, और इसका जो कलर आता है वो रेड आता है। तो यहां से हम इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, और नई लाइन से आप लिख दीजिएगा, हाइड्रोपेरोक्साइड्स कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग एक्सेस ऑफ H2SO4 और बाय एडिंग FeSO4। ठीक है, तो H2SO4 को H2O2 में कन्वर्ट करके हाइड्रोपेरोक्साइड ईथर बना लेगा, और या फिर फेरस सल्फेट को फेरिक में कन्वर्ट करके जो हाइड्रोपेरोक्साइड होगा वो ईथर बना लेगा। हाइड्रोपेरोक्साइड्स यहां से रिमूव हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से कौन से टाइप की? डी टाइप की रिएक्शन थी। एक आखिरी रिएक्शन और यहां पढ़ेंगे जो कि ई टाइप की है। ई टाइप की रिएक्शन में आप डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि आपको पता है जो EAS रिएक्शंस होती हैं वो बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ऐसे ईथर्स जहां पर बेंजीन रिंग मौजूद है वो इस रिएक्शन को शो करेंगे। तो बस आपको इतना देखना है, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं देखना है कि अगर ये ईथर है तो बेटा जी जो OR ग्रुप होता है, OR ग्रुप कैसा है? ये +M है और वीक -I है। तो आप इतना लिखेंगे, ये बनाएंगे रिंग OR +M -I, तो आप लिखेंगे OR ग्रुप इज +M, दैट इज इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फुल स्टॉप के बाद, या ऐसे ही ऑल्सो इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जितने भी +M ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर आप नाइट्रेशन कराओगे तो कहां कराओगे? ऑर्थो और पैरा पे कराओगे। तो इस तरीके से ये इसकी लगभग सभी प्रॉपर्टीज खत्म हुई। हाँ, एक नाम ये याद रखिएगा, अगर बेंजीन रिंग के साथ ये OCH3 ग्रुप अटैच होता है, OCH3 दिख रहा होगा, उम्मीद है OCH3 दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, OCH3 लगाया है हमने, तो इस कंपाउंड का नाम होता है एनिसॉल। तो ये याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिसॉल टू दिस वन। अब आपको अगर एनिसॉल ही नहीं पता है तो आप कहां से कन्वर्ट करोगे? तो ये एनिसॉल है, इसका नाम याद रखिएगा। बाकी रिएक्शंस हो ही जाएंगी। जब आपको पूरी ऑर्गेनिक का एक असाइनमेंट दिया जाएगा
जहाँ पे सारे कन्वर्जेंस, भाई कन्वर्जेंस में सारे चैप्टर्स का यूज़ होता है ना, इसलिए हम कन्वर्जेंस पहले नहीं कराते हैं। तो जब असाइनमेंट दिया जाएगा तो सब आपसे हो जाएगा, सारी चीज़ें आपसे सॉल्व होंगी। असाइनमेंट आप करोगे, पूरी ऑर्गेनिक का रिवीजन हो जाएगा 2-3 स्टेप्स में ही, 3-4 स्टेप्स में ही। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश का एक बार में रिवीजन, हाउ विल यू अरेंज, मतलब अरेंज द फॉलोइंग एक बार में हो जाएगा। ऐसे ही गिव टेस्ट्स टू डिस्टिंग्विश, अच्छा वो तो बता ही दिया मैंने आपको पहले ही। नेम रिएक्शन और कन्वर्जेंस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा कुछ खास भी नहीं, और बड़े आराम से हो जाते हैं, तो हो जाएंगे। तो आप इसको देखिए, ईथर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एल्डिहाइड कीटोन होगा। बस एल्डिहाइड कीटोन में ही थोड़ा टाइम लगना है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स और नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में टाइम नहीं लगना है। तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला ही है। तो देखते रहिए। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।